हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान लाइट चैनल में स्वागत है। जैसा हम लास्ट वीडियो में अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे डिस्कशन कर रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने बात की थी ई नोट सेल के बारे में, जहां पे हमने कंप्लीटली डिस्कशन किया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड कि हम केस 1, 2, 3 तीनों के बारे में डिस्कस किया कि हम कैसे ई नोट सेल की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आज हम उसी से आगे बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ई नोट वैल्यू कैलकुलेट करनी हमने पीछे सीखी है वो अब यूज होने वाली है। किस तरीके से हम उसका यूज करते हैं, किस तरीके से हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां पे हमारे पास में टॉपिक निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये होती क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, आज हम उसी के बारे में कंप्लीटली नर्स्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर यदि हम देखें, जैसे मान लो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है ई नोट के बारे में। ई नोट के बारे में मतलब अगर यदि हम बात करें, यहां पे कोई भी एक इलेक्ट्रोड है, कोई भी एक सेल बनाई तो उसमें हमारे पास में दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। हमारे पास में यहां पे सॉल्यूशन भरा होगा, यहां पे सॉल्यूशन है, ये एनोड और ये था मेरा कैथोड। बात क्लियर है। अब अगर यदि हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के थ्रू, तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन जो बन रहा है, यहां पे हमारे पास में ये कोई बी कनेक्शन हो गया। ठीक है, यहां पे हमने क्या बात की है, यहां पे हम बात कर रहे थे कि भाई एक हमारा कंपोनेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा कंपोनेंट हमारा रिड्यूस होने लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूवमेंट कर रहे हैं। यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें कहां पे होने लग रही है, कहां पे हो रही है। जैसे मान लो, इससे पहले मैं एक और छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो किसी भी क्लास में, एक क्लास है, उस क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब मुझे इनमें से यह आइडेंटिफिकेशन करना है कि इन 50 में कौन से तो इंटेलिजेंट है या कितने इंटेलिजेंट बैठे हैं और कितने इसमें से डफर है, कितने वीक है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला काम मेरे दिमाग में एक ही आएगा कि हम कोई एक टेस्ट कंडक्ट करवा ले, और टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे तो उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं जिसके अच्छे नंबर होंगे वो क्या होगा, वो इंटेलिजेंट होगा। एक केस तो मेरे पास ये बनता है कि मैं इन सभी के सभी 50 के 50 स्टूडेंट्स हैं, इनको एक ही सिमिलर पेपर दे दूं, एक सिमिलर क्वेश्चन पेपर दे दे। सिमिलर का मतलब है मैं एक सेट क्वेश्चन पेपर का बनाऊं और इन 50 के 50 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। 50 क्वेश्चन, 50 बच्चे हैं और 50 कॉपीज करूं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है। क्लियर है। और अगर यदि मैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मेरे पास में ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि जिसके हायर मार्क्स आएंगे वो तो अच्छा होगा या इंटेलिजेंट होगा, और जिसके नंबर कम आएंगे वो डफर होगा। यही चीज समझ में आएगी मुझे। दूसरा केस क्या है इसमें, दूसरा केस ये है कि मान लो ये 50 की स्ट्रेंथ है। क्लियर है। अब इनमें से मैं 10 सेट बना दूं क्वेश्चन पेपर के और अलग अलग मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। अब मेरे पास में मुझे यहां पे आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से इंटेलिजेंट है, कौन से डफर है। तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इनमें से ये डिस्टिंग्विश करना कि कौन सा इंटेलिजेंट है, कौन सा डफर है। क्यों? क्योंकि मान लो सपोज करो एक टेस्ट पेपर हार्ड लेवल का है जिसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन डले हुए हैं, और एक टेस्ट पेपर बहुत ही आसान से है, या हम ये कह सकते हैं बहुत इजी है। इनमें मेरे को बहुत डिफिकल्टी होगी क्या पहचानने में, इंटेलिजेंट कौन है और वीक कौन है। बात क्लियर है। ऐसे केस में जहां पे मेरी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सिमिलर है, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सेम है, लेकिन उसमें अगर यदि हम बात करें कि क्वेश्चंस का लेवल वो डिफिकल्ट है। बात क्लियर है। तो वहां पे क्या है कि डिफरेंट लेवल होने से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं किसको तो ये कहूं कि ये इंटेलिजेंट है, क्योंकि हायर नंबर जिसके इसमें से जहां पे हार्ड क्वेश्चन पेपर है उसमें आधे ही नंबर अचीव कर पाए, तो वहां पे मुझे डिफिकल्टी हो जाएगी। इजी लेवल वाले में बहुत ज्यादा नंबर आ जाए तो मुझे डिफिकल्टी होगी कि भाई किसको मैं ये कहूं कि भाई ये इंटेलिजेंट है, ये डफर है। बात क्लियर है। सिमिलर तरीके का रूल
अगर हम ऐसा ही फंडा हम यहां पे देखते हैं सेल्स के केसेस में, अभी तक हम बात कर रहे थे अपनी जो सेल है इसमें कि हम ई नोट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमने बात की कि भाई हमारे पास में कोई भी सेल है और वो जब सेल बनती है तो हम उसमें ई नोट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ई नोट का मतलब क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। हमने अभी तक जो भी बात की है वो ये बात की है कि हमारे पास ये जो दोनों के दोनों कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं, यहां पे इसकी कंसंट्रेशन, जो एनोड की कंसंट्रेशन है वो बराबर है कैथोड की कंसंट्रेशन के। पहली चीज तो ये है, जब हम एनोड की कंसंट्रेशन लेते हैं और कैथोड की कंसंट्रेशन लेते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। अगर यदि मान लो यहां पे 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर सॉल्यूशन ही है, कंसंट्रेशन सेम है। टेम्परेचर दोनों का बराबर है, T1 T2 दोनों के दोनों बराबर है। इसमें भी टेम्परेचर T1 है, इसमें भी टेम्परेचर T1 है, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। दैट मीन्स अगर यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 मोलर सॉल्यूशन और हमारे पास में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे पास में कोई भी यूनिट है। हम जो भी सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। जैसे कंसंट्रेशन बराबर है तो जो भी इसमें से चार्ज निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट होंगे, वो सब के सब क्या होंगे कि जिसमें से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसके बारे में हम कह देंगे कि भाई वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज करने वाला है, रिड्यूस करने वाला है। या हमारे पास में जिसमें से कम निकलेंगे वो हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहे थे। बात क्लियर है? तो हमारे पास में यहां पे ये था कि यहां पे सिमिलर कंडीशन है। अब जब तक ये कंडीशन फिक्स रहेगी तब तक हमारे पास में ईएमएफ वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। बात क्लियर है? वो हमेशा फिक्स होगी उस कंडीशन टेम्परेचर पे, उस प्रेशर पे, उस टेम्परेचर पे, उस कंसंट्रेशन पे, ये वैल्यू फिक्स होती है। तो ई नोट वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें कंसंट्रेशन सेम, कंसंट्रेशन ये मोलर और हमारे पास में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अब एक बात तो हमारे दिमाग में ये आती है कि अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास में जो साइंटिस्ट बैठे हैं वो बस फ्री है, उनके पास में कोई और काम नहीं है, क्योंकि वो तो देखते ही रहते हैं कि हम कोई भी एक छोटा सा चेंज करके देखें और चेंज करें तो हमें क्या वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, कि हम अगर यदि मान लो कोई भी चेंजमेंट करते, किसी ने मेरे को बोल दिया कि भाई अगर यदि मैं इस मार्कर को ऐसे ना पकड़ूं, मैं ऐसे पकड़ के लिखूं तो मुझे बहुत अच्छे से लिखने को मिलेगा। मतलब कोई ना कोई नई नई चीजों में लगे रहते हैं। ठीक है, यहां पे भी वही सिमिलर काम करके देखा गया और वो करने वाले थे हमारे नर्स्ट नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, वो कर क्या रहे थे, उन्होंने देखा अगर यदि यहां पे कंसंट्रेशन सेम ले रखी है तब मेरे पास ई नोट वैल्यू आ रही है, स्टैंडर्ड कंडीशन हम जिसको बोलने लग रहे हैं। अगर यदि मैं यहां पे कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, दोनों में कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, अगर यदि मान लो यहां पे 1 मोलर है, यहां पे 2 मोलर ले लूं, कोई जरूरी नहीं है मेरे पास में यहां पे 1 मोलर और इसमें भी 1 मोलर हो। मेरे पास में कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे मैं 2 मोलर ले लूं, यहां पे मैं 2.5 ले लूं, यहां पे मैं 1.5 ले लूं, मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाए। अगर यदि मेरे दोनों कंपार्टमेंट में से जो कंसंट्रेशन टर्म हम ले रहे हैं अगर यदि वो डिफरेंट हो जाती है, बात क्लियर है, तो डिफरेंट होगी, उस केस में हमारे पास क्या क्या टर्मिनोलॉजीज बनती है, उसी वेरिएशन से क्या हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगा, क्या हमारे पास में सेल बनेगी, क्या हम इसमें से आसानी से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या इसमें इलेक्ट्रोड एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे कौन सी ईएमएफ बनेगी, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहां पे अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो एक सिमिलर पोजीशन पे रह के कर रहे थे। बात क्लियर हो रही है कि अभी तक हम ई नोट वैल्यू निकाल रहे थे, वो बात कर रहे थे दोनों को बराबर लेवल में लाके। अब हमने एक को बड़ा बना दिया, एक को छोटा बना दिया और फिर कह रहे हैं कि दोनों में से अब कंपैरिजन करके बताओ कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर है? तो हमें पहले इनको बराबर बनाना पड़ेगा और बराबर हमने यहां पे बनाया था, यहां पे तो दोनों के दोनों कंसंट्रेशंस जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट है।
तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, क्या नाम था? नर्स्ट। उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यहां पे एक बात बोली, ये बोला अगर यदि मान लो सपोज करो आप लोग चल रहे हो, वो बैठे बैठे यही दिमाग लगा रहे थे कि भाई इसमें क्या वेरिएशन कर सकते हैं, क्या चेंजमेंट कर सकते हो। उन्होंने एक बात कही, अगर यदि मान लो सपोज करो जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं मोमेंट करने लग रहा हूं, मैं चलने लग रहा हूं, ठीक है, ये मत सोचना कि डांस कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, ठीक है, तो चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? मेरे द्वारा कोई ना कोई वर्क डन किया जा रहा है, मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, अगर यदि मैं कोई मूवमेंट कर रहा हूं तो मैं कोई वर्क करने लग रहा हूं, ठीक है। उन्होंने भी यही सेम चीज यूज की। अगर यदि मेरे पास में कोई भी एक सेल है जो एनोड से बनती है, कैथोड से बनती है, यहां पे मेरे पास में 2 इलेक्ट्रोड्स है जो ये बनाने लग रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और वो यहां पे जाने लग रहे हैं, जा रहे मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, और जब मूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे वर्क जनरेट होगा। बात क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाने लग रहे हैं तो इसका मतलब ये कोई वर्क करेगा और यही वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क कहलाएगा। और ये इलेक्ट्रिकल वर्क होगा क्या? ये इलेक्ट्रिकल वर्क ही होगा कि ये कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को कैरी करने लग रहे हैं, साथ में कि इसका पर यूनिट वॉल्यूम कितना पोटेंशियल है, इसमें कितनी वर्क करने की टेंडेंसी है, तो वो हम पोटेंशियल से इंडिकेट कर देते हैं, दैट इज ई। तो हमारे पास में वर्क डन किसके बराबर आ गया? W इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। बात क्लियर है? इतना हमने यहां पे मेंशन किया। अब एक और चीज छोटी सी जो समझ लेते, जो आपने पढ़ा है कहां पे, पीछे पढ़ा है आपने 11th में, मोल कॉन्सेप्ट नाम की एक चीज पढ़ी है। मोल कॉन्सेप्ट में आपने क्या पढ़ा? जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में 1 मोल की वैल्यू होती है, 1 मोल, क्योंकि मोल होती है वो एक यूनिट होती है, और मोल की वैल्यू होती है वो 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम, मोलिक्यूल, कुछ भी हो। बात क्लियर है? इसके बराबर होती है 1 मोल की वैल्यू। अब अगर यदि हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, जैसे अभी हम रिएक्शन लिखते आ रहे हैं, अगर हमारे पास में कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मान लो हम यहां पे लिखते हैं, मैंने लिखा जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस कॉपर, हम ये चीज मेंशन करते हैं। क्लियर है? तो इसमें हम कभी भी ये चीज मेंशन नहीं करते हैं कि भाई जिंक इतना स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक कॉपर का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिंक 2 प्लस का एक स्टोशियोमेट्रिक, नहीं, हम इसको बोलते हैं 1 मोल। हम यही तो बोलते हैं 1 मोल जिंक का रिएक्शन कर रहे हैं 1 मोल कॉपर 2 प्लस के साथ में, तो हमारे पास में प्रोड्यूस हो रहा है जिंक 2 प्लस, और वो भी 1 मोल। बात क्लियर है? 1 मोल बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर यदि हम इसी चीज पे हम बात करें, तो क्योंकि हमारे पास में चार्ज जनरेट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम। इतने चार्ज के बराबर इसकी वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है? और जब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात करने लग रहे हैं 1 मोल कंपोनेंट। क्योंकि एक बात ध्यान देना, वो ये कि हमारे पास में कभी भी जब भी इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन हुआ है, अगर यदि हमने ये कहे कि मान लो सपोज करो मेरे पास कोई भी वायर है और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, खाली 10 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 ही इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास में कॉन्टिन्यूसली लाइट फ्लो नहीं हो सकती है। बात क्लियर है? इसका मतलब ये होता है 1 मोल। अगर यदि यहां पे ये लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर यहां पे लिख दिया होता 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता 10 मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है?
और जब 10 मोल है, 1 मोल की वैल्यू किसके बराबर होती है? 6.022 10⁻23। और हमें एक बात पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, वो 1 मोल में वैल्यू कितनी होती है? इतने के बराबर। तो वैल्यू आ जाएगी 1.602 10⁻19 इंटू 6.022 10⁻23, इसके बराबर वैल्यू आएगी। और जब हम इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये 9.6478 या समथिंग कुछ भी वैल्यू आएगी इंटू 10⁻4, दैट इज कूलम। और जब हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ फिगर में करते हैं, तो यही वैल्यू बन जाती है 96,500 कूलम के बराबर। ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू आई है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, उसकी वैल्यू आई है 96,500 कूलम। और इसी चीज की एक डिस्कवरी करने लगे थे जिसका नाम बोला गया था फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि भाई या तो ये लिख लो या फिर 1 फैराडे लिख लो। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम के बराबर। अब मान लो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे 96,500 कूलम चार्ज है, ठीक है। 1 मोल ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो मैं उस पर कितना चार्ज होगा? 2 × 96,500 होगा। ये बात भी बहुत आसान सी है। अगर मेरे पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस पर कितना होगा? 10 × 96,500, इतने कूलम चार्ज होगा। अगर मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स है तो उस पर n × 96,500, या फिर मैं ये कह सकता हूं n इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दैट इज n × f। तो मेरे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आई है? चार्ज इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू n.f के बराबर आ गया। चार्ज कितना आया है? चार्ज की वैल्यू क्या आई है? n, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनटू फैराडे कांस्टेंट, इसके बराबर आई है। यहां से हमारे पास में एक चीज निकल के आई, चार्ज की वैल्यू निकल के आई है। तो हम यहां से इन सब चीजों को साफ कर देते हैं, इनको नोट कर लेना। हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई और वो आ गई W इज इक्वल्स टू n, दैट इज चार्ज, इंटू F, दैट इज फैराडे कांस्टेंट, इंटू E, EMF ऑफ द सेल। मेरे पास ये वर्क डन आ गया कि मेरे पास में जो काम होने लग रहा है वो चार्ज के बराबर है। ये तो मेरा चार्ज है, ये मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। बात क्लियर हो रही है? ये मेरे पास वर्क डन आया है। अब यहां से एक चीज और निकल के आ रही है। क्या चीज निकल के आ रही है? कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं? मैं अपने हाथों से पकड़ के थोड़ी मूव करवा रहा हूं, इसको मुझे कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जाने लग रहे हैं, वो अपने आप जा रहे हैं, उसे हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। और जब कोई काम अपने आप होता है इटसेल्फ, तो हम ऐसी चीजों को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या बोल देते हैं हम उन्हें? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि हमारे पास में वो थर्मोडायनामिक्स से निकल के आता है। अगर कोई काम अपने आप हो रहा है या किसी काम को करवाने में जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब वहां पे मुझे गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज देखना पड़ता है। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी तो कुछ ना कुछ चेंज होगी, इनिशियली कुछ होगी, फाइनली कुछ और होगी। बात क्लियर है? और वो मेरे पास में 3 कंडीशंस डिसाइड करता है डेल्टा जी में चेंज। क्या क्या? अगर यदि वो वैल्यू 0 के बराबर है, उन दोनों में डिफरेंस 0 है, दैट मीन्स मेरी रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में भाई वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0 होगी तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। बात क्लियर है? सेकंड कंडीशन, अगर यदि मेरी डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब अगर यदि वो 0 से छोटी है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन क्या हो रही है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है?
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बात क्लियर है? तो अगर यदि हमने ये बोला है यहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है, मतलब वर्क डन हो रहा है, यहां पे भी वर्क डन ही हो रहा है। जब ये अपने आप होने लग रहा है मोमेंट, तो इसका मतलब मेरे पास में यहां पे गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होगा और वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेल्टा जी में। और डेल्टा जी में चेंज हो गया। अब दूसरी बात एक और बोल रहे हैं हम, क्या? कि हमारे पास में जो वर्क डन हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, करवा नहीं रहा है कोई भी। और जब नहीं करवा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो डेल्टा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? दैट इज नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है। पॉजिटिव कब होता? जब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता। यहां पे हो कैसा रहे? नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या नेगेटिव आ रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही। बात क्लियर है? एफ की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मेरे पास में एफ की वैल्यू तो 96,500 है और वो कॉन्स्टेंट है। बचा क्या? ई। और ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ा है, और वो क्या पढ़ा है कि अगर मेरी ई नोट पॉजिटिव है तभी मेरी सेल पॉसिबल है, और अगर ई नोट पॉसिबल है तो मेरी हमेशा ईएमएफ पॉजिटिव आएगी। जब ये सारे टर्म्स पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, ई सेल, ये बन गया मेरे पास में एक फॉर्मूला। और जब है ये, जब मेरे पास में डिफरेंस उनकी वैल्यूज में कुछ है, कंसंट्रेशन टर्म्स में वेरिएशन है। अगर मेरी कंसंट्रेशन टर्म्स सेम है, या मैं ये कहता हूं स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो इस दौरान हमारे पास में डेल्टा जी, दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ द सेल। ये बन जाता है मेरे पास में ईएमएफ का फॉर्मूला, जहां पे आपको डायरेक्टली डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आराम से। जहां पे आपको एन की वैल्यू पुट करनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चेंज आ रहे हैं, जिसका हमने पहली और दूसरी वीडियो में देखा था। ठीक है, एन की वैल्यू में कितना चेंज, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, ई नोट आपको निकालना आता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से नोट कर लेना। बात क्लियर हो गई? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। क्लियर हो गया? यहां तक तो हमारे पास में है कि क्या गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजमेंट आ रहा है, क्या वेरिएशंस है। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास में इससे एक हेल्प मिली, और वो क्या मिली? जैसे हमें ये पता चला कि गिब्स फ्री एनर्जी में वेरिएशन, और वो भी जो डिफरेंस आ रहे हैं, वो डिफरेंस आ रहा है माइनस एन एफ ई नोट सेल का। तो हमारे पास में उस टाइम तक नर्स्टर ने केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। केमिकल इक्विलिब्रियम जब रीड कर लिया तो वहां से थर्मोडायनामिक्स का एक रिलेशन यूज किया, जिसको हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ते हैं। वो रिलेशन क्या निकल के आता है? गिब्स फ्री एनर्जी में कोई भी चेंज है, जो भी चेंज होगा डेल्टा जी इक्वल्स टू, वो इक्वल होता है हमारे पास में डेल्टा जी नॉट, जो स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा, प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू। हमारे पास में डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज, प्लस आर टी एल एन क्यू। आर मेरा गैसेस कांस्टेंट, टेम्परेचर मेरा कोई भी कंडीशन टेम्परेचर दी होगी, क्यू मेरे पास में होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, जिसको आप मेंशन कर सकते हो रिएक्शन कोएफिशिएंट। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में एल एन होता है मेरे पास लॉग टर्म। कैसे सॉल्व करते हैं? अब यहां से मेरे पास में ये जो रिलेशन बना है, ये जो रिलेशन यहां से ड्राइव किया, यहां पे जो एक रिलेशन पीछे दिया हुआ था थर्मोडायनामिक्स में, इसको उठाया उन्होंने और उठा के इस पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। वैल्यू क्या पुट किया कि जब हमने डेल्टा जी की वैल्यू निकाली तो वो आई माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू,
क्योंकि हमारे पास में गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज, वो है मेरा ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, ये हो गया, इसके बराबर हो गया। अब मुझे तो ये वैल्यू रखनी है, ई नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूं, माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो इस पूरे टर्म को, तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई, ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया, इसको भी माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो इधर से ये टर्म कैंसिल हो गई। और यहां पे जब बात करते हैं तो ये वैल्यू आ गई ई नॉट ऑफ द सेल माइनस प्लस माइनस तो माइनस चला जाएगा, आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ एल एन क्यू, आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ एल एन क्यू, इसके बराबर आ गया। अब अगर यदि हमारे पास में एल एन टर्म को हटाते हैं, एल एन बराबर होता है 2.303 ऑफ लॉग के बराबर, तो हम यहां पे वैल्यू रखते हैं ई एम एफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस दैट इज 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग ऑफ क्यू। अब क्यू क्या है, इस चीज को मेंशन करते हैं। क्यू क्या है, क्यू क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन है क्या चीज। सबसे पहले ये हमारे पास जो इक्वेशन दी थी, यही इक्वेशन नस्ट इक्वेशन कहलाती है। नस्ट इक्वेशन जो कहते हैं कि ईएमएफ जब हम कंसंट्रेशन में वेरिएशन करते हैं तो उस टाइम में हमारे पास में जो फॉर्मूला बन के आता है ईएमएफ कैलकुलेट करने का, वो होता है ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ क्यू, इसके बराबर हमारी वैल्यू आती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे हमारे पास में कुछ वेरिएशंस होती है, और वेरिएशंस क्या क्या होती हैं, ये क्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इस चीज को देखते हैं हम ध्यान से। जब हमारे पास में ये बोला गया कि हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन क्वेश्चन बना जिसको हम बोल रहे क्यू, उसकी वैल्यू को हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरीके से, क्यू का मतलब होता है कि मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो ये दे दिया जिंक दैट इज सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस आयन एक्वस में है, गिव्स जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। सबसे पहली चीज, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन दैट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसका मतलब ये होता है। अब प्रोडक्ट में भी क्या क्या, प्रोडक्ट में मान लो अगर यदि ये लिख दूं मैं ए बी सी और डी, तो जो टर्म्स प्रोडक्ट में हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई सी इंटू डी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, ठीक है। अगर यदि इनका कोई स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मान लो इसका कोफिशिएंट सी है, इसका कोफिशिएंट डी है, तो सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। अगर यदि इनका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए बी है तो हम इसकी वैल्यूज को इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास में जो क्वेश्चन बनता है रिएक्शन क्वेश्चन, वो बनता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अब किस टर्म को लेना है, किस टर्म को कंसिडर नहीं करना है, तो जो भी एक्वस कंडीशन में है, एक्वस का मतलब है जो भी आयनिक कंपोनेंट है, आयनिक कंपोनेंट, हम सिर्फ उनकी वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। हमारे पास सॉलिड होगा तो इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं लेनी, लिक्विड होगा उसकी वैल्यू भी हमें नहीं लेनी, इन दोनों की वैल्यूज हमें नहीं लेनी है। जो जो सॉलिड है, ये सॉलिड है, खत्म कर दो, ये एक्वस है, ये बचा रहेगा, ये देखो ये एक्वस है, ये बचा रहेगा, ये सॉलिड है, ये कट जाएगा। तो जो भी सॉलिड होगा उसकी कंसंट्रेशन को हमें कंसीडर नहीं करना है, उसकी कंसंट्रेशन गिवन नहीं होगी। लेकिन जो एक्वस होगा या आयनिक होगा उसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन मिलेगी और वही आपको मेंशन करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है, अभी हमने दो ही फेज मेंशन किए, क्या मैंने गैसियस थोड़ी लिखा है। अगर यदि गैसियस कंपोनेंट है तो वहां पे आपको प्रेशर टर्म गिवन मिलेगी, आपको प्रेशर गिवन होगा
तो आपको सिर्फ दो ही कंपोनेंट लेने। अगर कोई गैसियस इलेक्ट्रोड दे रखा है तो गैसियस के लिए गैस उसका प्रेशर दिया मिलेगा, या फिर आपको एक्वस दिया है तो आयनिक कंपोनेंट है तो वहां पे आपको आयंस की कंसंट्रेशन गिवन मिलेगी। और वो लिखना कैसे है, प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट लिखने हैं डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करने हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस तरीके से आपको रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू कंसीडर करनी है। बात क्लियर हो गई। चलो अब यहां से जैसे हम इसकी वैल्यू को, अगर यदि हम इसकी वैल्यू को फिक्स मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 2.303 आर। आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये होती है। टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे 298 केल्विन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता नहीं है, एफ की वैल्यू 96,500। ये सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट होती है, और जब कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ईएमएफ ऑफ द सेल दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन बन जाता है। 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू, इसके बराबर वैल्यू आ जाती है। क्लियर है। तो हम इसी के बेसिस पे हम अब एक नेक्स्ट टर्म निकालने चलते हैं, जहां पे इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट है, नर्स्ट इक्वेशन का कुछ एप्लीकेशन पार्ट है। वो क्या क्या समझाना चाहता है, हमने क्या क्या पता चलता है नर्स्ट इक्वेशन से, हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या सीखने को मिला। अगर यदि हमारे पास में कोई भी सेल है, सबसे पहली चीज ले लेते हैं हम, ध्यान देना इस चीज को। अगर यदि मान लो सपोज करो मैं ऑक्सीडेशन टर्म को ले रहा हूं सबसे पहले, ऑक्सीडेशन टर्म पहला केस, क्योंकि हम एनोड पे देखते हैं वहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे देखते हैं वहां रिडक्शन होता है। बात क्लियर है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन टर्म में केस फर्स्ट, ईएमएफ ऑफ द सेल, अगर यदि मैं सबसे पहले मैं यहां पे रिएक्शन लिखता हूं, जैसे हम जो मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शन लिख रहे हैं वो जिंक की लिख रहे हैं, तो जिंक से जिंक 2+ पे गए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अगर यदि मुझे इस रिएक्शन के लिए ईएमएफ निकालनी है तो क्या बनेगी वो, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591, मान लो सपोज करो ये बनी, अपॉन एन दैट इज 2 लॉग, कहां से चल रहा है, जो आयंस है, इलेक्ट्रॉन की कभी कंसंट्रेशन नहीं होती है, आयनिक कंपोनेंट है जो मेरा 2+ है, जिंक 2+ है, इसकी कंसंट्रेशन होगी और इसकी कंसंट्रेशन होगी, तो हमारे पास क्या होगा, जिंक 2+ अपॉन जिंक सॉलिड। अब इसकी कंसंट्रेशन तो हमें लेनी नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन तो लेनी नहीं है। अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास ये कंपोनेंट बना, यही बना ना भाई, ये बन गए, ये बने। अगर यदि मान लो सपोज करो हमने एक चीज पढ़ी है, log 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 होता है, log 1 तो 0 के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर यदि हमारी कंसंट्रेशन 1 के बराबर है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर यदि 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब जिंक 2+ आयन, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर रख दो। पहली कंडीशन, जहां पे मैं 1 मोलर सॉल्यूशन ले रहा हूं, 1 मोलर सॉल्यूशन ले रहा हूं, तो जैसे मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया तो यहां पे वैल्यू क्या बन के आएगी, यहां पे वैल्यू बनेगी log ऑफ 1, और log ऑफ 1 क्या होता है, 0, और 0 होते ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, 0 बन गई। और 0 बन गई तो EMF ऑफ द सेल दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल बन जाएगा। अगर मेरी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो गई है, जिसको हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या चीज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हम किस पे पढ़ रहे थे, 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे पढ़ रहे थे कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, उस टाइम में हमारे पास में जो ईएमएफ होती है वही ई नॉट के बराबर होती है। पहला केस हो गया। दूसरा केस ले लो इसी में। दूसरा केस क्या ले रहे हैं, अगर मेरे पास में जो जिंक 2+ आयन है, एक्वस आयन है, इसकी कंसंट्रेशन अगर 1 से ज्यादा है, 1 मोलर से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 मोलर, अगर 1 मोलर से ज्यादा है, 1 मोलर से ज्यादा होने का मतलब है चाहे 2 हो चाहे 1.5 हो, 1 से ज्यादा,
इसका मतलब क्या, कोई भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो EMF ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ, जब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। और बोलो नहीं यार कि हमारे पास ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा होगी पॉजिटिव होगी ये वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉग पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो ये सारी की सारी टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जब पॉजिटिव आएगी तो ई नोट सेल में से कुछ वैल्यू घटेगी, अरे ई नोट में से कुछ घटेगी, ई नोट में से कुछ घटेगी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं EMF ऑफ द सेल इज लेस देन ई नोट ऑफ द सेल। कब, जब मेरी दूसरी कंडीशन है कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 1 मोलर, 1 मोलर से ज़्यादा है, तो मेरी EMF ऑफ द सेल है वो ग्रेटर देन होती है ई नोट ऑफ द सेल से, इससे ज़्यादा होगी। बात क्लियर हो गई। थर्ड कंडीशन ले लो, जब मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर से छोटी है, 1 मोलर से छोटी वैल्यू, 1 मोलर से छोटी वैल्यू का मतलब है 0.01, 0.01, 0.01, 0.02 कुछ भी हो, लेकिन 1 मोलर से छोटी होनी चाहिए, 0.5 हो, कोई भी वैल्यू। जब ये छोटी होगी तो लॉग की वैल्यू जब पॉइंट में होती है 0 पॉइंट समथिंग कोई भी वैल्यू, तो वो नेगेटिव वैल्यू आती है, और नेगेटिव आती है तो ये पूरी टर्म नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, EMF ऑफ द सेल ई नोट में कुछ वैल्यू जुड़ेगी, तो मतलब EMF ऑफ द सेल क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पे ये सिंबल चेंज कर लेना, साइन चेंज करना, क्योंकि छोटा होता है EMF ऑफ द सेल छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जब 1 मोलर सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास में 0 वैल्यू आ रही है जो ई नोट सेल के बराबर आ रही है। अगर ई नोट की वैल्यू चेंज मिलेगी कब, जब 1 मोलर सॉल्यूशन से या तो कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। अगर कम है, कम होने का मतलब क्या हो गया, 1 मोलर से छोटा होगा, तो EMF की वैल्यू ग्रेटर होगी ई नोट सेल से, और जब 1 मोलर सॉल्यूशन से बड़ी है तो हमारे पास में EMF छोटा होगा एज कंपेयर टू ई नोट वैल्यू। बात क्लियर हो गई है ना, एकदम क्लियर है ये बात, कि इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। किस तरीके से आप इस चीज़ को अलग से मेंशन कर सकते हो, जब एक ही तो है ये छोटा होगा बड़ा होगा, किस तरीके से इसकी वैल्यू शो होने लग रही है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास में दूसरा केस ले लेते हैं, जहाँ पे ये तो हमने ऑक्सीडेशन के लिए देखा है। अब सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं जहाँ पे हमारे पास में रिडक्शन टर्म है, केस नंबर 2, दैट इज रिडक्शन टर्म। कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है उसके बारे में भी बातें करेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स कॉपर, दैट इज एक्वस, दैट इज सॉलिड। तो हम यहाँ से ई सेल निकालते हैं। पहला केस, जब मेरे पास में कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर के बराबर है, तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन लेते नहीं है, 1 अपॉन रिएक्टेंट में है तो कॉपर 2 प्लस, यही बनी है। अरे यही तो बनी है। जब मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन होगा तो 1 log 1 वैल्यू बनेगी, 1 बनेगी तो ये किसके बराबर आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा EMF ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल। इसके बराबर वैल्यू आ गई। केस नंबर 2, जब मेरे पास में कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 मोलर से बड़ी है, 1 मोलर से बड़ी है, बड़ी होने का मतलब ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन x वैल्यू। x ले लो भाई, कोई भी वैल्यू जब बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, जब इससे डिवाइड करेंगे, 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो वो वैल्यू छोटी बनेगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू टर्म क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। और नेगेटिव बनेगी तो हमारे पास में EMF सेल नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ई नॉट ऑफ द सेल
ई नॉट ऑफ द सेल छोटा होगा किससे, ईएमएफ से, ईएमएफ से छोटा होगा। बात क्लियर है। और तीसरा केस क्या है, जब हमारे पास में कंसंट्रेशन टर्म 1 मोलर से छोटा है, 1 मोलर से छोटा है, छोटा होने का मतलब क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स। 1 से छोटी है, छोटी होने का मतलब क्या है, ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी और 1 से बड़ी वैल्यू आएगी तो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव तो ये सारे टर्म पॉजिटिव, तो ये बार नेगेटिव है, तो ई सेल लेस देन ई नॉट ऑफ द सेल। बात क्लियर है। तो हमारे पास में यहां पे एक डाटा निकल के आता है कि किस टर्म में नर्स्ट इक्वेशन हमें यह आइडेंटिफाई करके बताएगा कि कब ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, कब रिडक्शन ज्यादा होगा। क्लियर है। किस सेल में हमारे पास में जब हम कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे, जब हम कंसंट्रेशन को वेरिएशन करते हैं तो उस टाइम में किस पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा, किस पे रिडक्शन होगा, कितना होगा और कितना नहीं होगा, उन सब के बारे में हमारे पास में नर्स्ट इक्वेशन बताता है कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन उसका बिल्कुल अपोजिट होगा, और जब रिडक्शन हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन उसका अपोजिट होता है। इन सब चीजों के बारे में नर्स्ट इक्वेशन कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो यहां तक हमने पढ़ा है नर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, कि वो क्या क्या चीजें बताना चाहते हैं, क्या क्या चीजें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने इन छोटे छोटे फॉर्मूलाज के बेसिस पे। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी तरीके से इसकी आपको एक टेबल बना लेनी है कि जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, 1 मोलर कंसंट्रेशन किस तरीके से, आपको यहां पे टेबल मेंशन कर लेनी है। किस तरीके से मेंशन करनी है कि जब आप यहां पे लिखोगे तो कंसंट्रेशन 1 मोलर के बराबर लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में, फिर यहाँ पे रिडक्शन में, इस टाइम में ईएमएफ इज इक्वल्स टू किसके बराबर, ई नॉट के बराबर, दोनों चीजें सेम। जब लेस देन 1 है, कंसंट्रेशन लेस देन 1 है, सॉरी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 है, तो इस टाइम में ईएमएफ जो ई सेल है वो वैल्यू ई सेल, क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो ये ई नोट से छोटी होगी और इसमें अपोजिट होगा। ई सेल इज लेस देन, यहाँ पे तो लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। ये चीजें आप देख लेना। इस तरीके से आपको टेबल बना लिए दोनों तीनों टर्म्स को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है। तो यहां तक हमने बात की नर्स्ट इक्वेशन के बारे में कंप्लीटली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करना है। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और उनको भी जरूर बताएं कि आपको पढ़ाई नहीं रोकनी है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे, फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।